और उसमें आपको 2-3 चीज़ें करनी है। जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वो उत्तर औपनिवेशिक संरचना या उत्तर औपनिवेशिक विमर्श है। अब उत्तर औपनिवेशिक विमर्श को समझने के लिए आप लोगों ने आधुनिकता को समझा, आधुनिकता की अवधारणा को समझा, आधुनिकता की अवधारणा का जो दूसरा चरण है उसको समझा, और दूसरा चरण आप कह सकते हैं उत्तर आधुनिकता या उत्तर संरचना ये कह सकते हैं, और जो तीसरा चरण होगा वो होगा उत्तर औपनिवेशिकता। क्योंकि देखो समय से भी बांटना चाहिए आपको कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता की जो शुरुआत मानी गई है वो मुख्यतः 1857 का जो गदर था उसके बाद मानी जाती है, या आप कह सकते हैं कि 1857 या ब्रिटिश का आगमन होना, हमारा गुलाम होना, और गुलाम होने के बाद जो लंबी प्रतिक्रिया हमारी चलती है नकार की, वहां पे हम आधुनिकता को लाते हैं। जहां पे नकार आया वहीं पे आधुनिकता आई। ये मैंने आपको बहुत ही पहले क्लास में बता दिया था कि नकार का मतलब है हम नहीं स्वीकार करते, हम आपके धर्म को नहीं स्वीकार करते, हम आपके मजहब को नहीं स्वीकार करते, हम अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं या अपने अस्तित्व के लिए संवाद करेंगे और अपने अस्तित्व के लिए खड़े रहेंगे। ये है हमारी आधुनिकता, जिससे आप सब परिचित हैं क्योंकि इस पे बातचीत हो चुकी थी। इसके बाद मैंने बात किया था औपनिवेशिकता पर। औपनिवेशिकता से बात करते हुए मैंने जहांगीर के शासनकाल में जाकर भी आपको समझाया कि कैसे औपनिवेशिकता जो है वो आपके जहांगीर के शासनकाल से ही आती है। औपनिवेश का मतलब बाजार से भी ले सकते हैं, औपनिवेश का मतलब संस्कृतियों के विघटन से भी ले सकते हैं, औपनिवेश का मतलब संस्कृति के आदान प्रदान से भी ले सकते हैं, क्योंकि औपनिवेश का ही मतलब होता है कि एक तरफ से देना दूसरी तरफ से लेना। तो अगर हम बाजार के क्षेत्र में इसको देखा था तो पहली बार जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो आता है और वो कहता है कि मुझे व्यापार करने के लिए आप अनुमति दीजिए, और जहांगीर ने अनुमति दी। उसके बाद आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, डच आ गए, पुर्तगाल आ गए। इन सारे लोगों ने क्या किया कि अपनी अपनी जो व्यवस्था थी उसको धीरे धीरे क्या जो भारत है उसमें प्रचारित और प्रसारित करने लगे। अब जो विषय है हमारा और आपका समझने का, ये पूरी तरीके से वैचारिकता है, इसमें थोड़ा भी मनोरंजन मैं आपके साथ नहीं कर पाऊंगी और न ही थोड़ा लालित्य दिला पाऊंगी जो साहित्य में होता है। बशर्ते मैं समझाने के लिए एक आपको स्टोरी जरूर बता सकती हूँ। तो आपको मैंने समझाया था, मैंने बताया था कि 1970 के बाद हमारा औपनिवेशिकता की जो परिकल्पना थी वो जवाहरलाल नेहरू के समय से शुरू होती है, क्योंकि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाह रहे थे और आर्थिक रूप से हम मजबूत होना चाह रहे थे, इसलिए हमने औपनिवेशिकता की परिकल्पना को आधार बनाया। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारा विषय है वो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसमें कौन कौन से तत्व आएंगे, उन तत्वों के साथ एक दूसरे से हम कैसे संवाद करेंगे, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जिस पे बात करने वाले हैं या हमारा जो विषय है उत्तर औपनिवेशिक विमर्श। ये उत्तर औपनिवेशिक विमर्श जो है वो 1980 से शुरू होगा, और 1980 से शुरू होने के बाद ही ये विमर्श आपका साहित्य में प्रवेश करेगा। दूसरी चीज लिखते जाइएगा कहीं ना कहीं इस पॉइंट को। दूसरी चीज ये है कि आप ये पहला ऐसा विमर्श होगा जो पूरब, जो यूरोप से शुरू होगा, जो आपकी पश्चिमी सभ्यता से शुरू होता है, लेकिन वो कभी भी पश्चिमी जो परिवेश है उसके बारे में ये संवाद नहीं कर देगा। ये विमर्श संवाद किस पे करेगा? पूर्वीय जो देश हैं, पूर्वीय जो संघर्ष के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में ये संवाद करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ये पॉइंट एडवर्ड सईद, आप देखिएगा अपने पाठ्यक्रम में जिसमें इनको आपको पढ़ना है एडवर्ड सईद को, जिन्होंने कहा था कि
हमने अभी तक आदिवासी विमर्श के बारे में सुना, हमने अभी तक नारीवादी विमर्श के बारे में सुना, हमने अभी तक दलित विमर्श और नक्सली जो विमर्श है उसके बारे में सुना, लेकिन सुनते वही है जहाँ से वो शुरू होता है, वही के लिए बात करता है। ये एक ऐसा विमर्श है जो जहाँ से शुरू हुआ लेकिन उसके बारे में बातचीत नहीं करेगा। अब आपको पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि मैम जहाँ से शुरू हुआ और वही के बारे में बातचीत नहीं कर रहा है। तो मैं उसका उत्तर देना चाहूँगी कि ये सबसे पहले तो यूरोप को आप हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य की जो शक्तिशाली महत्वाकांक्षा है उससे आपको समझना चाहिए, क्योंकि यूरोप एक ऐसा पूरा द्वीप था जिसने कम से कम 82 देशों को अपने आधिपत्य में लिए हुए था। अब यूरोप में ये जो विमर्श शुरू होता है, उत्तर औपनिवेशिक विमर्श, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो यूरोपीय अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और अपने जो टूट कर इधर आए हुए थे उस टूटन को वो जोड़कर समृद्ध बनाना चाह रहे थे। इसमें सबसे बड़े आपको देखने को मिलेंगे होमी भाभा, चक्रवर्ती जो हैं गायत्री चक्रवर्ती, एक एडवर्ड सईद, फैनन, ये ऐसे विमर्शकार हैं जो यूरोप के नहीं थे, लेकिन यूरोप में रहते हुए अपने परिवेश जहाँ से वो आए हुए थे, जहाँ के वो थे, जहाँ की नक्सली जो जनजाति थी, जो व्यवस्था थी, जो छोटे छोटे गांवों में बटे हुए थे, जिनको गुलामी और गुलाम बनाया गया था, कई ऐसे थे। अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि ये गुलाम थे और गुलाम होने के बाद कैसे आज़ादी के लिए यूरोप में रहते हुए कैसे संघर्ष कर रहे हैं और कैसे जो श्वेत मतलब एक कहा जाएगा ना कि गोरा रंग और काले रंग का भी भेद की एक क्रांति हुई। इसमें कहा गया कि ये भी एक ब्रिटिश का ही एक मसला है कि ब्रिटिश ने कहा कि काले वाले को क्या करना है, बहिष्कृत करना है। और काला क्या था, श्रीलंका के होंगे, काला क्या था, अफ्रीका के होंगे, दक्षिणी अफ्रीका के होंगे। इसका मतलब, और वो सारे के सारे जो देश थे, चाहे श्रीलंका हुआ, दक्षिणी अफ्रीका हुआ, अल्जीरिया हुआ, भारत को भी ले लीजिए, भारत हुआ, ये सारे के सारे देश क्या थे कि उस समय अविकसित थे, दूसरी तरफ गुलामी से जकड़े हुए थे, तीसरी तरफ वो उससे अब उबरना चाह रहे थे। तो जब ये सारी चीज़ों को आप लेके चलोगे तो आपको एक चीज़ वो जो आपको आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए, वो ये है कि ये एक ऐसा विमर्श होगा जो आपको कहीं न कहीं इस बारे में बातचीत करेगा कि हम गुलामी की धरती पर तो रह रहे हैं, लेकिन गुलामी की जंजीरों को अस्वीकार करते हुए हम उन्हीं की धरती पर विरोध का स्वर स्थापित करेंगे। ये है उत्तर औपनिवेशिकता। इसके बाद जो 3-4 चीज़ें मैं एडवर्ड सईद को कोट करते हुए बताना चाहूँगी, क्योंकि एडवर्ड सईद ने उत्तर औपनिवेशिकता को भी परिभाषित किया। एडवर्ड सईद ने जो बातें की उनमें कई 4-5 तत्व रखे थे, उन तत्वों को मैं कोट करना चाहूँगी कि ये कोटेशन कैसे आपको लाना है, जिसके बारे में मैं आज ये आपके लिए मैंने पूरा डिटेल पढ़ रखा है। और ये मैंने ये भी सोचा कि आज कुछ भी हो उत्तर औपनिवेशिकता तो समझाना ही है, क्योंकि बहुत हो चुका। मुझे लगता है अब एक और चीज़ मैं अभी इसी बातचीत के क्रम में मैं बताना चाहूँगी कि मैं जितनी बातचीत कर रही हूँ और जिस भी संदर्भ में कर रही हूँ, चाहे वह आधुनिकता को लेकर हो, नवजागरण को लेकर हो, स्वाधीनता आंदोलन को लेकर हो, उत्तर औपनिवेशिकता को लेकर हो, उत्तर औपनिवेशिकता के चरण को लेकर हो, इन सारे बातों का उत्तर मुझे ये भी ज्ञात है कि आप कहीं न कहीं आप अगली आने वाली कक्षाओं में आप मुझे ज़रूर देंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं बातचीत करने वाली हूँ वो एक एडवर्ड सईद का एक कोटेशन है। कोटेशन में इन्होंने 1978 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ओरिएंटलिज्म।
ओरिएंटलिज्म इसका नाम था। और एडवर्ड सईद लिखते हैं, और एडवर्ड सईद ये मानते हैं कि उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन की प्राथमिक अभिव्यक्ति माना जाना चाहिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको समझाऊं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो मैं आपको इस तरीके से समझा सकती हूँ जिस तरीके से कबीर ने और रामानंद की जो शिष्य परंपरा थी, उन्होंने पहली बार दलित और जातिवादी व्यवस्था का विद्रोह स्थापित किया था। उसी तरीके से उत्तर औपनिवेशिकता के दौर में उत्तर औपनिवेशिक विमर्श जो शुरू हुआ, उसमें एडवर्ड सईद ने महत्वपूर्ण स्थान रखा। और वो कहते हैं कि उत्तर औपनिवेशिक विमर्श जो है वो आत्मा अभिव्यक्ति का पहला चरण है। इसको अब आप लोग खारिज कर दीजिएगा कि ये बाजारवाद से जोड़कर और उत्तर औपनिवेशिक विमर्श को अब नहीं देखना है, वो तो सिर्फ समझाने की चीज थी जो आपको समझ आ चुका है। अब आ जाइए साहित्य के क्षेत्र में, अब आ जाइए यूरोपीय साहित्य के क्षेत्र में, अब आ जाइए पश्चिमी और पूर्वी साहित्य के क्षेत्र में। उस क्षेत्र में रहते हुए हमें ये देखना है कि कैसे हम उत्तर औपनिवेशिक विमर्श को समझ सकते हैं और अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसमें एडवर्ड सईद ने कहा कि उत्तर औपनिवेशिक विमर्श जो है वो पहला ऐसा विमर्श है जो उस समय आत्मा अभिव्यक्ति का स्रोत बना। आत्मा अभिव्यक्ति मतलब जो चीजें हमारे अंदर घटित हो रही थी, और किन की घटित हो रही थी? ब्रिटिश की नहीं घटित हो रही थी, यूरोपीय जो शक्तियां थी उसकी घटित नहीं हो रही थी, वो उनकी घटित हो रही थी जो प्रताड़ित हो रहे थे, जो गुलाम थे, जो अपने संवाद को मुखर करना चाह रहे थे। उनके अंदर ये पूरी चीजें घटित हो रही थी कि कब तक, आखिर में हम कब तक गुलामी सहें। उसी में ये आते हैं एडवर्ड सईद और लिखते हैं। फिर देखिएगा, कहते हैं कि एडवर्ड सईद कह रहे हैं कि ये पहला चरण है जिसको हम मान सकते हैं, उत्तर औपनिवेशिकता का ये पहला चरण है जिसको हम मान सकते हैं कि इसमें हमने अपने आप को अभिव्यक्त किया। और ये जो लाइन है वो लिखते हैं किसमें? ओरिएंटलिज्म, जो 1978 में प्रकाशित हुआ था, और ये एडवर्ड सईद का था। जिसमें अब जो कोटेशन मैं बोलने वाली हूँ ये एडवर्ड सईद का ही है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं रहेगा। हाँ, मैं समझाऊंगी जरूर इसे। कहते हैं कि समूचा ज्ञानात्मक उत्पादन यथार्थ की प्रस्तुति नहीं बल्कि उसकी निर्मिति है। समूचा ज्ञानात्मक उत्पादन यथार्थ की प्रस्तुति नहीं बल्कि उसकी निर्मिति है। ज्ञान की निर्मिति अनिवार्यता शक्ति संबंधों से संचालित होती है। पूरब के बारे में यूरोप ने जिस ज्ञान का सृजन किया था वह यूरोपीय आधिपत्य वर्चस्व को मजबूत बनाने की नियत से संचालित था। इसको अभी मैं परिभाषित करूंगी, अभी मैं बताऊंगी कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। संचालित था, ज्ञान निरपेक्ष सत्य है। ज्ञान निरपेक्ष मतलब ज्ञान का कोई सापेक्ष नहीं होता है, वो निरपेक्ष होता है। ज्ञान निरपेक्ष सत्य है, आपको ऐसा बताया गया है। लेकिन एडवर्ड सईद कहेंगे कि ज्ञान निरपेक्ष सत्य नहीं है बल्कि एक तरह का आख्यान है जिसका स्वरूप इस बात से निर्मित होता है कि उसका सृजन किन लोगों ने किन के बारे में और किन उद्देश्य से किया। इसमें संदेह नहीं कि पूरे औपनिवेशिक अनुभव के गंभीर पुनर्मूल्यांकन की दिशा को एडवर्ड सईद ने खोल दिया। अब इसको समझने की कोशिश करिए। एडवर्ड सईद कह रहे होते हैं कि समूचा जो ज्ञान है वो हमारे वातावरण पर ही निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि अग्नि जलाती है तो बच्चा भी उसे स्वीकार कर लेगा कि नहीं अग्नि जलाती है। अगर एक अबोध बालक है तो वो बार बार अग्नि के पास जाएगा और उससे कुछ उसे तकलीफ महसूस हो रही है, उससे कुछ उसे ज्वलंतता महसूस हो रही है, तब वो जानेगा कि हाँ इसके पास नहीं जाना है क्योंकि ये जला रहा है। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान ऐसा नहीं है कि कहूँ कि शिक्षा एक अनमोल रतन है तो आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा कि शिक्षा कैसे अनमोल रतन है। तो इसका मतलब है कि जो शिक्षित है वो कहीं ना कहीं समाज को एक ऐसे विचार से अवगत करा रहा है जिससे समाज
उन्मुख होने की दशा में सोच रहा है, जिसमें आप रविन्द्रनाथ टैगोर को ले सकते हैं, जिसमें आप महात्मा गांधी को ले सकते हैं, जिसमें आप अगर बातचीत करेंगे इसमें होमी भाभा को ले सकते हैं, एडवर्ड सईद को ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समाज की परिस्थितियों को बताते हुए उसको अभिव्यक्त किया। और किसको किया? समाज को। क्यों किया? जागृत करने के लिए। क्या जागृत करना था? उनकी चेतना को जागृत करना था, उनके अंतर मन को जागृत करना था। तो एडवर्ड सईद जो बातचीत कर रहे हैं उसका ये कह रहे हैं कि ज्ञान कोई सापेक्ष नहीं होता है, ज्ञान का भी आधार होता है, और वो आधार जो है वो आपकी परिस्थिति, वातावरण और वहाँ के जो एक वातावरण होता है, एक दायरा होता है, उसके अनुसार ये मिलता है। इसका ये जो मैंने कोटेशन अभी आपको कोट किया है वो उत्तर औपनिवेशिक विमर्श को परिभाषित करने के लिए ये करते हैं। मुझे ये भी पता है कि आप लोग फूको को जानते होंगे, मिशेल फूको, ये भी एक दार्शनिक ही थे। इन्होंने जो एडवर्ड सईद ने बातचीत की ज्ञान को लेकर, उसको वो काटते हैं और कहते हैं, फूको कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता ज्ञान शास्त्रों ने ज्ञान के यूरोपीय वर्चस्व को प्रमुख यूरोपीय प्रसंगों में उद्घाटित किया है। मतलब ये कि मिशेल फूको आते हैं और वो कहते हैं कि ज्ञान जो होगा वो यूरोपीय संदर्भ में होगा, यूरोपीय उपादान से होगा और यूरोपीय विमर्श से ही ये शुरू होगा और यूरोपीय विमर्श को ही ये परिभाषित करेगा। मिशेल फूको ने पूरा यूरोप की जो संस्कृति थी, यूरोप की जो सभ्यता थी और यूरोप के जो उद्घाटित सत्य थे, उन्हीं से वो ज़्यादा प्रभावित थे। इसी को काटने के लिए एडवर्ड सईद आते हैं और कहते हैं कि ये ज्ञान यूरोपीय क्षेत्र को न प्रभावित करता है, न ही यूरोपीय क्षेत्र से ये जनित है, बल्कि ये समय, समाज और संदर्भ से ज्ञान जनित होता है। इसका कोई एक क्षेत्र विशेष से इसका लेना देना नहीं है। तो आपको दो चीजें समझ में आ जानी चाहिए। पहला ये कि उत्तर औपनिवेशिक विमर्श में वो लोग बात कर रहे हैं जो अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता शारीरिक भी चाह रहे हैं और मानसिक भी चाह रहे हैं। दूसरी चीज ये कि उत्तर औपनिवेशिक विमर्श में बातचीत दो तरह से होगी, एक तो यूरोपीय परिप्रेक्ष्य में होगी, दूसरा होगा पूर्वी परिप्रेक्ष्य में। यूरोपीय परिप्रेक्ष्य में वो तत्व शामिल होंगे जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होंगे और पूर्वी परिप्रेक्ष्य में वो शक्तियां खड़ी होंगी जो अपने आप को सृजित कर रही हैं, मुक्त होने के लिए, गुलामी से उन्मुक्त होने के लिए। ये दो चरण आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जानना होगा कि उत्तर औपनिवेशिकता यूरोपीय देशों या उन समाजों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन है। इससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि आखिर में ये है क्या। इसीलिए मैं आज कोटेशन लेके आई हूँ ताकि आप किसी भी निराधार या किसी भी आवरण में न रहें कि उत्तर औपनिवेशिकता को समझने के लिए हमें किसी न किसी बहुत ही बड़े आलोचक, तर्ककार और दार्शनिकों को कोट करके चलना ही पड़ता है। भले ही आप उसको परिभाषित करें, आप उसको व्याख्यायित करें, लेकिन आपसे अगर किसी ने कह दिया कि आपका स्टैंड कहाँ है, तो आपको उस स्टैंड के बारे में बताना ही पड़ेगा कि मेरा स्टैंड जो है एडवर्ड सईद है। एडवर्ड सईद की जो पुस्तक है ओरिएंटलिज्म, वो है। अगर वो आप नहीं मानते हैं तो आप चक्रवर्ती की पुस्तकों को ले सकते हैं, आप होमी भाभा की पुस्तकों को ले सकते हैं। अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं मानते हैं तो आप ब्रिटिश साम्राज्य के जब शासन काल में एक यूरोपीय शक्तियों को लेकर जो पुस्तक लिखी गई थी, आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। बहरहाल ये एक 2 लाइन का कोटेशन है जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। मोटे तौर पर अगर मैं समझाते हुए फिर से कहूँ तो कह सकती हूँ, उत्तर औपनिवेशिकता यूरोपीय देशों तथा उन समाज के अंतःक्रिया अंतःक्रिया है जिन्हें आधुनिक युग में यूरोप के देशों ने अपना उपनिवेश बनाया। अब इसको मैं अपनी तरीके से परिभाषित करूं तब आपको समझ में आए शायद।
देखिए, मैंने आपसे कहा है कि उत्तर औपनिवेशिक विमर्श में 2 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। मुझे इस चीज़ पे पूरा विश्वास है कि ये 2 चीज़ें आपको पता होंगी। पहली ये कि यूरोपीय शक्तियाँ, दूसरी ये कि यूरोपीय शक्तियों ने जिन-जिन लोगों को, जिन-जिन देशों को गुलाम बनाया था, उनकी सृजनशील शक्तियाँ, 2 चीज़ें होंगी। इसीलिए देखो इसने बहुत ही साफ कह दिया, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो मैं फिर से इसको पढ़ूंगी। उत्तर औपनिवेशिक यूरोपीय देशों, उत्तर औपनिवेशिकता, हाँ, फिर कहते हैं कि ये क्या है, फिर कह रहे हैं कि उत्तर औपनिवेशिकता यूरोपीय देशों तथा उन समाजों के बीच अंतःक्रिया है। यूरोपीय देशों और उन समाजों, अब उन समाजों से आप प्रश्न कर सकते हैं कौन सा समाज, तो फिर मैं कहूंगी उन समाजों के बीच अंतःक्रिया है जिन्हें आधुनिक युग में यूरोप के देशों ने अपना उपनिवेश बनाया। अब मैंने पहले ही आपसे कह दिया था, उपनिवेश वही कर सकता है जो स्वतंत्र होगा या स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा होगा। इसका मतलब है यूरोप है और यूरोप ने जिन को अपना उपनिवेशक बनाया, जैसे भारत को भी बनाया, श्रीलंका को भी बनाया, अल्जीरिया को भी बनाया, दक्षिण अफ्रीका को भी बनाया, म्यांमार को भी बनाया, तो कहीं ना कहीं ये तीसरी दुनिया ऐसी थी जो गुलाम तो थी ही यूरोप की, दूसरी चीज ये कि वो कहीं ना कहीं संघर्ष भी कर रही थी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। अब 2-3 पॉइंट मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बता दूं, जिसको आप उसको कोरिलेट कर आप उसको अपनी तरह से अध्ययन कर सकें, जिसमें आपको ध्यान होगा कि प्रथम विश्व युद्ध होता है। ये प्रथम विश्व युद्ध आपका होता है 1914 से 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध होता है। उस समय क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में के बारे में कहा गया कि यूरोपीय साम्राज्य दुनिया के 85% हिस्से तक फैला हुआ था। यूरोपीय साम्राज्य, मैंने कहा ना 82 देशों को अपने अपने अधीन किया हुआ था, अपने अंदर गुलाम बनाया हुआ था। तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, उस समय आप देखेंगे कि यूरोप ने कम से कम 85%, बताओ, पूरे भारत ने, पूरे विश्व का 85% उसने क्या किया था, गुलाम बनाए हुए था। अब कहते हैं यूरोप का जितनी भी शक्तियां थी वो 85% फैली हुई थी, तो कह रहे हैं कि यूरोप साम्राज्य दुनिया के 85% हिस्से तक फैला हुआ था। उन हिस्सों पर यूरोपीय आधिपत्य 1 से लेकर 2 या 3 शताब्दियों तक रहा। शताब्दी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि कितने शताब्दियों तक यूरोप ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। मैं अब बातचीत देखिए, जो बाजारवाद, उपनिवेशवाद, उत्तर उपनिवेशवाद, ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, आपको ये पता हो जानी चाहिए कि 1980 के बाद ही आपका उत्तर संरचनावाद शुरू होता है ना। तो ये सारी चीज़ों को जब आप कोरिलेट करेंगे और कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ये आपका उत्तर, मतलब यूरोप ने 85% जो क्षेत्र था उस पर आधिपत्य किए हुआ था। उसके बाद ही आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, जो 1939 में होता है। फिर कैसे 1939 में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध में आपका यूरोप जो है बहुत ही ताकतवर रहता है। अब और फिर द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चल रहा है, उसके बारे में है कि अब ये खुद एडवर्ड सईद लिख रहे हैं कि 1939 से 1945 के बाद इन यूरोपीय साम्राज्यों का तेज विघटन हुआ। इन यूरोपीय साम्राज्य का तेज विघटन होना, विघटन का मतलब है उनमें गिरावट आना, विघटन का मतलब है टूट जाना, विघटन का मतलब है खंडित हो जाना। तो जो यूरोपीय शक्तियां 85% तक 1914 तक अपने साम्राज्य का विस्तार किए हुए थी, वो 1939 के बाद विघटित होती हैं। और विघटित होने के बाद क्या होता है, विघटित होती हैं, इसके बाद आपको ये देखना चाहिए, इसके बाद आधिपत्य का दौर समाप्त होने लगता है और समाज ने इतिहास की स्वतंत्र ताकत के
बतौर का मतलब होता उसके विरुद्ध, बतौर मतलब इसके बतौर मैं ये बात कह रही हूँ। तो है कि इन समाजों ने मतलब जो गुलाम थे, किसके गुलाम थे? यूरोप के। तो कहते हैं इन समाजों ने इतिहास की स्वतंत्र ताकत के बतौर उपनिवेशिक अनुभवों पर दृष्टिपात किया। अब अगर मैंने अपनी बात कह दी हो तो वो कहना तभी तक सार्थक होता है जब आप तक पहुंच जाए और आप उसको ग्रहण कर लें। तो आपको एक चीज तो महत्वपूर्ण लगी होगी कि ये जो विमर्श है वो किसी और की धरती पर जन्मा हुआ किसी और के लिए, समझ रहे हैं आप? किसी और की धरती पर जन्मा हुआ किसी और के लिए है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि संघर्षरत देश थे जो यूरोपीय शक्तियों को अपने अपने अनुसार उनको आवाहित कर रहे थे, मतलब उनको एक संदेश दे रहे थे कि अब गुलामी नहीं, अब अधीनता नहीं। हाँ, और दूसरी चीज ये कि जो जो अफ्रीका था, अल्जीरिया था, भारत था, श्रीलंका था, इन लोगों ने अपना जो स्वर था ये मुखरित किया। और कम से कम ये जो मुखर का जो स्वर है वो कहीं ना कहीं आपका एक ऐसा है जिसमें हम प्रतिरोध की संस्कृति को विकसित कर रहे थे। और ये आप जोड़ लीजिए तब आधुनिकता से। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे नकार है वहां पे आधुनिकता है। हम तुम्हारे भगवान को नहीं मानते हैं, तो अगर कोई पूछे क्यों नहीं मानते हो, तो वो कहे कि भाई वो आके मेरे सामने बताए कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, तो फिर मैं संवाद करूंगा कि बताओ तुम्हारा अस्तित्व कैसे है। तो फिर भगवान कहे या ईश्वर कहे या अल्लाह कहे कि देखो मेरा जो अस्तित्व है इन इन चीजों में है, तब जो आधुनिक काल का व्यक्ति होगा तब उसे मानेगा। आधुनिक काल का व्यक्ति हमेशा तर्क और अपनी अस्मिता को बचाए रखने, अपने आप को व्याख्यायित करने के लिए ज्यादा उन्मुख था बतौर आध्यात्मिकता। ये सारी चीजें थी जिसको मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए और कहीं ना कहीं आप